अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 2 में हम एक्सपेक्टेशन गैप वाले टॉपिक पे थे कल। हमने एक्सपेक्टेशन गैप पढ़ा, उसके बाद एसेंशियल्स पढ़े। एसेंशियल्स में हमने 2 पढ़ लिए थे। हमने आज मज़ीद उनको डिस्कस करना है, इंशाल्लाह उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन गैप से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप की हमने डेफिनेशन लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसकी 3 एग्जांपल देनी है कि ऑडिट में एक्सपेक्टेशन गैप की क्या एग्जांपल्स हैं। 3 लिख दें, 4 लिख दें, एक एक्स्ट्रा भी लिख देंगे तो कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। ये आपने डिफाइन करना है और फिर एग्जांपल दे देनी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Salman is a new employee in the financial reporting department of Eagle Company, a mid-sized publicly held company with annual profit of rupees 75 million. अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है ये प्रॉफिट है। उसने ये प्रॉफिट हमें मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एज ईगल कंपनी प्रिपेयर फॉर इट्स एनुअल ऑडिट हिज मैनेजर केम टू हिम to complain about the auditors. The audit fees were so high, yet every year they never found all the mistakes made by staff in Eagle Company. One year, he explained, they even missed a 5,000 fraud. अब वो क्या कह रहा है कि वो मैनेजर के पास आया कंप्लेन करने के लिए ऑडिटर्स की कि ऑडिटर की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर साल जो है वो हर मिस्टेक्स को फाइंड नहीं कर सकते, तमाम मिस्टेक्स को वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं और एक साल तो उन्होंने 5,000 का फ्रॉड भी मिस कर दिया। अच्छा, आगे रिक्वायरमेंट क्या है? हमने पहले उनकी तसल्ली से बात सुन ली कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। हाउ कैन सलमान कन्विंस हिज मैनेजर अबाउट वैल्यू दैट द कंपनी रिसीव्स फ्रॉम एन ऑडिट। कैसे सलमान जो है वो कन्विंस करेगा अपने मैनेजर को कि जो कंपनी क्या बेनिफिट रिसीव करती है ऑडिट से। हाउ कैन सलमान एक्सप्लेन दैट मिसिंग अ 5,000 फ्रॉड डजंट इंडिकेट दैट ऑडिटर्स परफॉर्म एज इनफेक्टिव ऑडिट। वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि जो 5,000 का फ्रॉड हुआ था वो ऑडिटर की इनफेक्टिव परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ था। वो इसकी क्या रीज़न देगा, कैसे एक्सप्लेन करेगा। थर्ड रिक्वायरमेंट है हाउ कैन सलमान एक्सप्लेन दैट मिसिंग आर रुपीज़ 5 मिलियन फ्रॉड डजेंट इंडिकेट दैट ऑडिटर परफॉर्म एन इनफेक्टिव ऑडिट। अब उसने 3 सिनेरियोज दिए हैं हमें। फर्स्ट वन के ऑडिट की क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कन्विंस किया जाएगा। सेकंड ये कि 5,000 का जो फ्रॉड है वो जो है वो इनफेक्टिव ऑडिट की वजह से नहीं हुआ है, ऑडिटर ने इनफेक्टिव ऑडिट परफॉर्म नहीं किया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 5,000 का जो फ्रॉड है एक्सप्लेन करना है उसने कि 5,000 का फ्रॉड जो है वो इनफेक्टिव ऑडिट की वजह से नहीं आया। और थर्ड वन में ये कह रहा है कि 5 मिलियन का भी अगर फ्रॉड आया है तो वो भी जो है वो ऑडिटर की मिस्टेक नहीं है। वो कैसे इन 3 सिनेरियोज को एक्सप्लेन करेगा, इसके आंसर पे चलते हैं। जी, तो इसका हमारे पास आंसर है क्वेश्चन 7 में पार्ट ए का। इसमें वही एडवांटेजेस लिखने हैं आपने जो हमने स्टार्ट में चैप्टर 1 में पढ़े थे। ऑडिट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड गिव रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट टू इम्प्रूव इट। ये आपने फर्स्ट ए पार्ट के आंसर में ये पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। बुलेट फॉर्म में लिख दें, जैसे मर्जी आप लिख दें, मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में हम देखते हैं, हमने उसका आंसर देखना है। उसने कहा था 5,000 का फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया और उसने ये कहा था कि इनफेक्टिव ऑडिट हुआ है। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मिस स्टेटमेंट इज इमटेरियल, मटीरियलिटी लेवल इज 3,750,000। अब ये कैसे हमने कैलकुलेट किया। जो मटीरियलिटी लेवल होता है वो 5% ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसका 5% लिया, हमारे पास ये मटीरियलिटी लेवल आ गया। तो जो 5,000 का फ्रॉड वो कह रहा है वो इस मटीरियलिटी लेवल से काफ़ी कम है। इस वजह से इसके हम ये हम प्रूव कर सकते हैं कि इनएफिशिएंट ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिटर की इसमें मिस्टेक नहीं है। थर्ड वन पार्ट सी में, ऑल्दो दिस मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल but auditor provides reasonable assurance for audit misstatement due to inherent limitation of audit। वो ये कह रहा है
कि जो थर्ड सिनेरियोज में उसने जो है वो हमें थर्ड सिनेरियो में जो उसने हमें लार्ज अमाउंट दिया, वो ये कह रहा है कि इसका जो फ्रॉड है ये भी ऑडिटर की गलती से हुआ है, और ऑडिटर की गलती की वजह से हुआ है कि उसने सही से ऑडिट परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन वो ऑडिटर की गलती नहीं है, क्योंकि उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली थी। उसने ऑल रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स बाय IS से परफॉर्म किए थे। उसके बावजूद अगर वो लॉस या फ्रॉड आया है तो वो इनहेरिट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से आया है, इसमें ऑडिटर की कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे, इसको आपने इस तरह उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आज वाले टॉपिक पे चलते हैं, एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, कल हमने इसमें 2 पॉइंट पढ़े थे, इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था। आज इनको आगे भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ओके, पहले हम चलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की तरफ। कल हमने इसका ओवरव्यू लिया था। स्केप्टिसिज्म मतलब शक व शुबा होना, शक की निगाह से देखना, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशंस, क्रिटिकल असेसमेंट। इसमें 3 सिनेरियोज हैं। इस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए ऑडिटर का। फर्स्ट वन, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। अगर वो बैठा हुआ है तो उसको क्वेश्चन करते रहना चाहिए क्लाइंट से, या उसके जहन में क्वेश्चन आने चाहिए कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिसको देख के उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर ये ऐसे नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ है यहाँ पे। तो उसका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। अब वो ये कह रहा है कि उन सिचुएशंस में, उन कंडीशंस में आपने अलर्ट हो जाना है जो कि आपको मिसस्टेटमेंट इंडिकेट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर जो है वो क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, वहाँ पे उनकी कंपनी में तो प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है, लेकिन जो उनका मैनेजर है वो वीकली और मंथली वो जो है वो अपने घर पे पार्टीज रख रहा है, बड़े बड़े लोगों को बुला रहा है, उनके खाने का एहतमाम कर रहा है। तो ऑडिटर जो एक अच्छा ऑडिटर होगा वो ये देख लेगा कि इसके कंपनी में तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतना, लेकिन ये पार्टीज तो इतना इतना खर्चा कर रहा है इन पे, तो कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तो जब उसको ये गड़बड़ नज़र आ रही है तो उसको उस सिचुएशन में अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। ये अच्छे प्रोफेशनल ऑडिटर की निशानी है, ठीक है। थर्ड वन, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकली उसको असेस करना, कि उसकी हर एक एक चीज़ को देखना, ठीक है, उसको असेस करना। नेक्स्ट है, इवन इफ मैनेजमेंट हैज़ शोन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन पास्ट, स्टिल ऑडिटर शैल अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। चाहे पास्ट में मैनेजमेंट ने ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दिखाई हो, फिर भी ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना ही करना है ऑडिट में। He shall corroborate every assertion of management by obtaining persuasive evidence. उसको जो है persuasive evidence obtain करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एडवांटेजेस या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंश्योर्स दैट ऑडिटर डजंट, यहाँ पे वो 2 चीज़ें बता रहा है। इसमें ये भी हो सकता है कि ऑडिट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ये ज़रूरी है कि रिस्क को देख के असेस किया जाता है कि कितना एविडेंस चाहिए। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना होगा। सेकंड, हमने इन सिचुएशंस में ऑडिटर को अवॉइड करना चाहिए इन सिचुएशंस में। फर्स्ट वन, ओवरलुक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। वही वाली एग्जांपल पार्टीज वाली, कि अगर अनयूजुअल सिचुएशंस हो रही हों तो ऑडिटर को अलर्ट हो जाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए उस सिचुएशन को। सेकेंड वन, ओवर जनरलाइज व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर एक आप ऑडिट कर रहे हो, CFO आपके पास एक डॉक्यूमेंट लेके आया है, कह रहा है कि ये जो है हमारे इनकम एक्सपेंसेस वगैरह इस स्टेटमेंट में जो है कोई भी लास्ट ईयर में भी कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं आई है, तो आप इसको चेक ना करें, आप ऐसे भी इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप उसको हर हर एरिया पे अप्लाई कर दोगे कि ठीक है, अगर वो क्लाइंट कह रहा है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है तो बाकी एरियाज में भी मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। अगर वो ऐसा करेगा तो वो गलत करेगा, वो ओवर जनरलाइज कर लेगा एक ही व्यू पॉइंट को सब एरियाज पे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यूज इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिटरमाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेलुएटिंग रिजल्ट्स। अब वो इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस जो है वो कंसीडर कर रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स में या फिर रिजल्ट कंक्लूड करने में।
हालांकि उसको जो है वो प्रॉपर एजम्पशंस लेनी चाहिए, उसको प्रॉपर अलर्ट रहना चाहिए कंडीशंस को, उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या मिसस्टेटमेंट आ रही है, कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे मिसस्टेटमेंट आ रही है। फ्रॉड बेसिकली इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर सामने आ जाए तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। मिसस्टेटमेंट को देखना चाहिए कहाँ पे मिसस्टेटमेंट आ रही है कि नहीं, और क्लाइंट की बातों पे नहीं रहना चाहिए, चाहे उनकी कोई मिसस्टेटमेंट सामने ना आए, लेकिन बीइंग एन ऑडिटर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम प्रोसीजर्स अप्लाई करे। ठीक है, ये हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ लिया, ये हमने कल इसको ओवरव्यू लिया था, आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट पे। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जो भी ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग आप हासिल कर रहे हो क्लास में, ऑफिस में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी, वहाँ पे भी आपने जजमेंट अप्लाई करनी है। ये जजमेंट कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स में भी इवन जो है ये जजमेंट अप्लाई होती है। अकाउंटिंग में भी जजमेंट अप्लाई होती है, ऑडिटिंग में तो ऑफ कोर्स होती ही है, और कोड ऑफ एथिक्स में भी होती है। कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसमें भी जो है ये जजमेंट अप्लाई होती है। नेक्स्ट है रीच एंड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन ड्यूरिंग एन ऑडिट। कोई भी किसी ऑडिट का कंक्लूड करने, ऑडिट को कंक्लूड करने के लिए भी जो है वो ऑडिटर को जजमेंट की ज़रूरत होती है, जब उसने ऑडिट रिपोर्ट में कंक्लूजन देना होता है। अच्छा, एरियाज वेयर प्रोफेशनल जजमेंट इज अप्लाइड इन। कहाँ कहाँ जो है प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो ऑडिट में अप्लाई होती है? फर्स्ट वन प्लानिंग, जो मिड में परफॉर्मेंस होती है और लास्ट में रिपोर्टिंग स्टेज होती है। स्टार्ट ऑफ एन ऑडिट में हम प्लानिंग करते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट जो है वो परफॉर्मेंस होती है, और एट द एंड ऑफ ऑडिट जो है वो रिपोर्टिंग स्टेज होती है। इन तीनों स्टेजेस पे प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होती है। प्लानिंग में कैसे? रिस्क असेसमेंट में भी, कि कितना रिस्क है उसके लिहाज से एविडेंस कलेक्ट करना है, उसमें भी जजमेंट अप्लाई होती है। मटीरियलिटी लेवल डिटर्मिन करने में भी जजमेंट अप्लाई होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जजमेंट कैसे हो सकती है मटीरियलिटी लेवल कंक्लूड करते हुए, क्योंकि हमें तो आपने बताया है कि 5% ऑफ प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट ना, अगर ये फॉर एग्जांपल एक साल में प्रॉफिट ना आए, प्रॉफिट की बजाय लॉस आ जाए, तो फिर क्या आप लॉस की परसेंटेज लेंगे? नहीं, उसमें आप ये करेंगे कि इनकम एक्सपेंसेस या फिर किसी भी और बैलेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आपने मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे भी आपकी जजमेंट अप्लाई होगी। परफॉर्मेंस में कैसे? इन डिसाइडिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इन evaluating sufficiency and appropriateness of audit evidence। नेचर डिसाइड करने में, टाइम कितना आपने देना है, कितने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, और कितनी सफिशेंसी और अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, वो सब देखने हुए, डिटरमाइन करते हुए आपको ऑडिट में, ऑडिट की परफॉर्मेंस के दौरान जो है जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। लास्ट स्टेज जो रिपोर्टिंग स्टेज होता है, वहाँ तो ऑफ कोर्स उसको कंक्लूड करने के लिए जो ऑडिटर जो है वो अपनी जजमेंट अप्लाई करता ही है। इन ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंस ऑब्टेन्ड, जो भी ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन किया है पूरे ऑडिट में, उस एविडेंस के बेस पे उसने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, उसने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ये हमने प्रोफेशनल जजमेंट भी पढ़ लिया। हम ओवरव्यू ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पास्ट पेपर्स डिस्कस किए, पास्ट पेपर्स के बाद हमने हमने देखा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट देखी, इंडिपेंडेंस हमने कल डिस्कस कर ली थी, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमने देखा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें क्या नेसेसरी है, क्या अवॉइड करना है हमने, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस भी इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट में हमने देखा कि प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, वो क्या, उस प्रोफेशनल जजमेंट होती क्या है, किन एरियाज़ पे अप्लाई होती है, और ऑडिट में किन किन एरियाज़ पे अप्लाई होती है, किस एक्सटेंट तक होती है, ये सब आज हमने डिस्कस किए। इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया, कल भी बताया था कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन है, एग्जांपल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। उन एग्जांपल्स को जब आप डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से उनको रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी। जब भी वो सिनेरियो आएगा आप फ़ौरन अलर्ट हो जाओगे कि हाँ ये तो वही सिचुएशन है, तो यहाँ पे हमें अलर्ट होना है। इसलिए वो वाले एग्जाम्पल आपने ध्यान से करनी है, कल इंशाल्लाह हम वो करेंगे। और आज हमने ये किया। आज वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।